सभी लोग। मंगलम भगवानी पीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदी कुंदाद्यो जैंदर्मुतु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु दासिनम। बोले महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मंगल व मंगलाचरण के साथ हमारी प्रशिक्षिका मीनाक्षी बड़ौदरिया जी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस प्रस्तुतिकरण सेशन को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जैसे आप सभी को पता है, आज हमारा आउटपुट सेशन है। हमने इनपुट सेशन में लेसन प्लानिंग सीखा था। हम सबको पता है, हम सब नया साल शुरू करने जा रहे हैं और बच्चे काफी समय के बाद आएंगे। हमने पिछले डिस्कस भी किया था कि हमको अपने लेसन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग जरूरी है। ठीक है। मैंने लेसन प्लानिंग की सारी डिटेल आप लोगों से पिछली बार डिस्कस की थी और मुझे एक शिकायत है छोटी सी। क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तभी हमको पता चलता है कि उसमें परेशानियां हैं या नहीं है। तो हम परेशानियां जब तक हम सामने नहीं आएगी तब तक हम उसको आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। हम कुर्सी पे बैठ के तैरना नहीं सीख सकते हैं। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो जब तक आप लोग पानी में नहीं उतरेंगे, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कहाँ तकलीफ हो रही है। तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मेरे अपने टॉपिक्स हैं, तो वो मुझे पता है, मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन जब आप अपनी परेशानियां बताएंगे कि इस टॉपिक को इस जगह तकलीफ आ रही है या कुछ है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जब नियत कार्य करेंगे, लेकिन पूरे हफ्ते में मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, मतलब पता लगाना कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। यदि मुझे इस हफ्ते में रिस्पॉन्स मिलते, मुझे पता लगता कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, कैसी, तो मैं कुछ और नए तरीके ढूंढ पाती उसके लिए। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं खुद ही इतना व्यस्त रहा कि मैं बिल्कुल माइंड नहीं कर पाया और चाहते हुए भी उस चीज के लिए समय नहीं निकाल पाया। तो मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूँ अपनी टीम के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीक कि आपको अनएक्सपेक्टेड ना लगे कोई भी चीज और सभी टीचर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो शायद मेरी टीम बिना कुछ कहे रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन मैं भी अनएक्सपेक्टेड हूँ कि कहना चाहिए कि मैं उम्मीद नहीं करता था कि टीम, मैंने इसलिए देखा भी नहीं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है हमारे यहाँ, तो काफी लोग परिचित के लोग हैं, उनके लिए भी टाइम देना, स्कूल का भी काम चल रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और रूटीन वर्क तो है ही, तो काफी व्यस्त शेड्यूल है, इसलिए टाइम नहीं दे पाता हूँ। बट लेकिन टीम से उम्मीद थी कि वो करेंगे हमारे, लेकिन नहीं किया। कल बात करूंगा सभी लोगों से और इसको आगे ध्यान रखूंगा कि ऐसा आपको कहने के लिए मौका ना मिल पाए। अगेन सॉरी। नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं अरुण जी। एक ये होता है, मतलब मुझे यदि परेशानियां पता चले तो मैं उसके नए तरीके ढूंढ सकती हूँ। कुछ उसके मतलब कौन से प्रोजेक्ट, कौन सी चीजें, कुछ मैं सजेशन दे सकती हूँ। मैम सॉरी इसलिए नहीं कि कोई वो है मतलब कि गलती हुई है, सॉरी इसलिए कि क्यों हमारे लिए ही तो आप मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो आप प्रिपेयर होके आते हैं और हम उसको यूटिलाइज ना कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए कि वो चीज है कि हम जिम्मेदार नहीं है, एक कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरी ही चूक है, मैं मानता हूँ अगर मेरी टीम से मिस्टेक हुई है तो, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और इसको वर्कआउट करेंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मैडम, मैं कुछ यहाँ पर अपनी बात एक दो पॉइंट रखूं? जी जी कमल जी। जी, एक तो क्या है कि हमें जैसे अभी यहाँ पर रूपाली जी है, आकृति जी है, ज्योति जी है और जो हमारे यहाँ पर अनुराधा जी, शिवानी जी, प्रगति जी हैं। तो एक तो हम जो हमारे दूसरे स्कूल के साथी हैं उनसे हमें अगर हो सके
अगर आपको टाइम परमिट करता है तो कल अगर थोड़ा सा आप बात करें कि भाई क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, ये हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी मान लीजिए डिसिप्लिन और रेगुलरिटी और होमवर्क ये सब हम बातें करते हैं, तो उस वक्त वो व्यक्ति नहीं है जो, मतलब वो एब्सेंट है, अभी जो लोग नहीं है, तो उनको ये पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे प्रशिक्षण में ये हमने बातें की थी, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज उन तक पहुंचता भी नहीं है। तो अगर हम कल ये इंश्योर करें कि हमारे दूसरे शिक्षक मित्रों के साथ बात की जाए कि क्या वो और क्या चाहते हैं, अगर वो प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाए या नियत कार्य नहीं किया तो क्या हम कोई तरीका बदले, कोई फॉर्मेट में चेंज चाहते हैं, या वो अगर ऐसा है कि अभी क्योंकि स्कूल पूरी तरह शुरू नहीं हुए हैं और कोई और व्यस्तता है तो हमें कुछ और करने की जरूरत है, जैसे हम ऑल्टरनेट डे नियत कार्य दें या रोज ना देकर ऑल्टरनेट डे का नियत कार्य दें, या ऐसा कोई भी, तो हम लोग भी समझ पाएंगे और चेंज कर पाएंगे। लेकिन ये जितना भी इंटरैक्टिव रहेगा और हमें ट्रेनिंग में हफ्ते में सिर्फ 90 मिनट्स का मौका मिलता है और बाकी 6 डेज हम लोग कनेक्टेड नहीं होता है हम शिक्षकों के साथ, तो अगर वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो ये मोमेंटम और लाइवलीनेस बना रहेगा ग्रुप के अंदर भी। तो ये एक मेरा है सुझाव कहे या मेरा ऑब्जर्वेशन कहे, और अपनी तरफ से अगर हमें भी कुछ करना है तो हम बिल्कुल उसके लिए करने के लिए रेडी हैं। शिवानी जी, अनुराधा जी, आपको क्या लगता है हम कैसे हमारे और साथियों को एक्टिव कर सकते हैं? शिवानी जी और अनुराधा जी कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, आई थिंक अभी हम हमारा आउटपुट सेशन एक बार शुरू करते हैं और आगे चलकर अगर और साथी जुड़ेंगे तो हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। सर कॉल करके बोल सकते हैं जो लोग नहीं ऐड हुए हैं। नहीं अनुराधा जी, वो आपकी बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर हमें ये पता चले कि हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि किसी भी शिक्षक को हमें फॉलो अप ना करना पड़े, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि हर शिक्षक खुद अपने मोटिवेशन से रेगुलरली जुड़े और नियत कार्य करके ग्रुप में पोस्ट करें, तो वो हमें सोचना है कि हमें किसी को भी फोन करने की ही आवश्यकता ना पड़े या रिमाइंड करने की आवश्यकता ना पड़े, हम ऐसा एक क्रिएट करना चाहते हैं। सर उसके लिए तो टीचर को स्वयं कार्य करना पड़ेगा। हाँ जी। इसमें एक बात, यदि कोई परेशानी है और हमको पता चले तो हम उसका कुछ उपाय निकाल सकते हैं। हाँ ठीक, ओके, धन्यवाद मैडम, और अभी आप आपका कार्य शुरू कर दें। जी नीरज जी प्लीज क्वेश्चन वाली स्लाइड करेंगे। जी डन। लेसन प्लानिंग क्या है और क्यों जरूरी है? ज्योति जी क्या आप बताएंगे? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। लेसन प्लान वो है जिस जैसे हम एक पार्ट का लेसन, जय जिनेन्द्र,
तो लेसन प्लान वह है जिसमें हम किसी पाठ को पढ़ाने के पहले उसकी तैयारी करते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, किस तरह हम इसको पढ़ाएंगे, क्या हम इसमें टीचिंग ऐड करेंगे और किस एक्टिविटी के माध्यम से हम इस पाठ को फिनिश करेंगे। फिर उसके माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है और किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। तो उस बेस से पढ़ाने के लिए हम लेसन प्लान की तैयारी करते हैं। जी बहुत बढ़िया। अभी इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब कभी हम अगर एब्सेंट होते हैं स्कूल में या नहीं आ पाते किसी वजह से, तो अगर हम किसी अदर टीचर को अगर भेजेंगे तो वो इस माध्यम से उसको पढ़ा सकता है और इससे हम किसी एक पाठ की पूरी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। जी, प्रभावी तैयारी हो सकती है किसी भी पाठ की। और हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम अपने आप को उस क्लास में खड़ा कर देते हैं, तो हमको पता चलता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा तो हमको और क्या चीजें करनी चाहिए। तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए कि हमें और इसके साथ क्या जरूरत है, तो हम उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग में चेंज करके वो चीजें उसके साथ में लेकर जा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया ज्योति जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के पाठ हो सकते हैं और किसी एक को उदाहरण देकर समझाइए। रूपाली जी। प्रशंसा पाठ, ज्ञान पाठ, कौशल पाठ। जी आपने 3 टाइप्स के पाठ आपने बताए थे पिछले टाइम। जी बहुत बढ़िया। अभी किसी एक को आप उदाहरण, आप जिस विषय में पढ़ते हैं उसमें से कोई एक आपको जो लगता है इन तीनों में से जो इसमें भी हो सकता है, ऐसा कोई उदाहरण आप मुझे। जैसे स्किल वाला है तो इसका तो मतलब एक हुआ ना कि इस पार्ट में हम ये पता करेंगे, उसमें यह जानकारी लेंगे कि बच्चे का स्किल किस चीज में है। और मुझे लगता मैं इसका क्लियर आंसर नहीं दे पाऊंगी। नहीं, कोशिश करिए। देखिए मैंने जो उदाहरण दिया था मैं आपको रिवाइज कराती हूँ तो शायद आपको याद आ जाएगा। मैंने बताया था स्किल के लिए, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम बच्चे को रुपए पैसे सिखाते हैं या किलोग्राम ग्राम सिखाते हैं। ठीक है, तो हम जब उनको जानकारी देते हैं कि 1 रुपए में इतने पैसे होते हैं या 1 किलो में इतने ग्राम होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नॉलेज लेसन हो गया, ज्ञान पाठ। लेकिन जब हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं या कुछ ऐसे एक्टिविटी देते हैं जहाँ पे बच्चों को खुद सोचना पड़ता है, हम उनको बताते हैं कि ये एक पेन है और आपको ये पेन ऐसी 3 पेन खरीदनी है और एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो आप कितने रुपए लगाएंगे। जब उस बच्चा उसको हिसाब कर सकता है, हम उसको बोलेंगे आपको 20 रुपए का नोट दिया था तो आपके पास कितने पैसे वापस आएंगे। तो ये जो जब बच्चा करता है तो ये लेसन स्किल लेसन हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ, जहाँ कौशल मतलब जहाँ हमने जो ज्ञान दिया बच्चा उसको यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको उपयोग कर सकता है, जहाँ उसको जरूरत है वो उस ज्ञान का उपयोग करके अपना काम पूरा कर सकता है, तो वो कौशल हो गया उसका। तो अभी आपको हाँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे बच्चों को कुछ सिखाना है, जैसे कि माप के बारे में बताना है, तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये होती क्या है। फिर मैं कुछ एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगी, उसकी पहचान करवाऊंगी और फिर उसका मतलब उसमें स्किल लिखूंगी, उसको पूरी तरीके से फिर सिखा दूंगी जिससे कि वह उसका स्किल हो जाए। ठीक है, आप उसके लिए क्या एक्टिविटी प्लान करेंगे? एक्टिविटी के लिए क्लास में ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं, तो बच्चे को हम लोग स्किल से या फिर इंची टेप से जो इस तरीके के मटेरियल होते हैं उससे उनको ग्रुप बनाकर या फिर इकट्ठा करके बोलेंगे कि आपको इसको मापना है कितना है। और क्लास में जैसे बॉक्स बने हुए हैं, स्क्वायर बॉक्स होता है, तो आप ये पता कीजिए कि ये कितने सेंटीमीटर है, आपकी जो क्लास की वॉल है वो कितने मीटर है। इस तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हैं, क्लास के अंदर ही करवा सकते हैं। और बाकी यदि यहाँ से लेके आपके घर कितनी दूर है, कितने किलोमीटर में है,
इस तरीके से बता सकते हैं। अंतर भी बता सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। जी बहुत अच्छा। मुझे एक बात याद आ गई, जब हम लोग स्कूल में थे तब उस वक्त हमारे लिए प्रैक्टिकल लेने बाहर से टीचर आया करते थे। तो बाहर से एक टीचर आए, इस तरह से ही मैथ्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उन्होंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मतलब उस वक्त स्टूडेंट थे इसलिए उस वक्त पता नहीं चलता था, समझ नहीं आता था, और अब उसकी अहमियत समझ में आती है। उन्होंने एक लड़का उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने उससे पूछा, आपके पैंट की लंबाई कितनी है? आपके मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन उस बच्चे को क्या पता है कि उसके पैंट की लंबाई कितनी है? उसकी पैंट की लंबाई मीटर में है या सेंटीमीटर में है, और यदि है तो कितनी हो सकती है उसके पैंट की लंबाई? तो बच्चों को ये जानकारी, हम उनको बाहर कहीं किसी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हम उनकी अपनी चीजों के लिए भी हम उनको क्योंकि जब बच्चा यदि अपने कपड़े खरीदने जाता है तो लंबाई के हिसाब से या कमर की नाप के हिसाब से कपड़े में पैंट मिलेगा उसका, तो उसको ये जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस तरह की चीजें भी बच्चों को करवा सकते हैं कि आपकी पैंट की लंबाई कितनी है, और आपके फ्रेंड की जो आपसे लंबा है, क्लास में एक छोटा बच्चा होता है, हाइट में कम होता है, एक लंबा होता है, वो अपनी यूनिफॉर्म, सबके लंबाई अलग होती है, तो वहां पे भी हम उनको बता सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चे यूज कर पाएंगे जब नेक्स्ट टाइम जब भी वो जाएंगे उनको पता होगा। ठीक है, धन्यवाद रूपाली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? किसी एक प्रकार के पाठ का उदाहरण देकर समझाएं। रूपाली जी आपके साथ में कौन है? जी मैम, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। तो जैसे मतलब किसी भी एक बना, जैसे पेड़ के बारे में बताना है तो पहले बच्चों से जानेंगे कि उसे पूर्व ज्ञान क्या है, मतलब पहला क्या आता है ट्री के बारे में, वो क्या जानता है। फिर निकालेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, कि किस कारण से हम पढ़ा रहे हैं, वो लिखेंगे लेसन प्लान में। इसके बाद जो भी टीचिंग एड का उपयोग करना है पेड़ के लिए, उसमें तना, पत्ती और जो जो होता है मतलब फल, तो उसका अलग अलग टीचिंग एड का उपयोग करेंगे जी। इसके बाद उसमें और क्या ज्ञान हो सकता है और वो लिखेंगे, और उसके बाद उसका मूल्यांकन भी करेंगे कि उन्हें कितना नॉलेज हुआ है और कितना नहीं हुआ है। मूल्यांकन के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उसमें, सॉरी, एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी? जैसे मतलब कि एक बच्चे को पेड़ बना दिया, उसमें किसी को बोल दिया कि आप फल हो, आप पत्ती हो, आप तना हो, और सामने वाले बच्चे से पूछेंगे कि आपको आप लोग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज क्या है। इस तरीके से कुछ एक्टिविटी करवा सकती हूँ। आपका लेसन का उद्देश्य क्या है? बच्चे क्या सीखेंगे? जैसे पेड़ है तो पेड़ में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका उपयोग कहाँ करते हैं। ये हर एक क्लास के हिसाब से देखिए, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे होंगे मुझे थोड़ा बताइए। यदि हम ये छोटी क्लास को बता रहे हैं तो सिर्फ उनको नाम बताना है काफी है, लेकिन यदि ये 5th, सॉरी, थर्ड क्लास, तो उनके लिए सिर्फ इतनी जानकारी काफी होगी कि किस हिस्से को क्या बोलते हैं, और थोड़ा बहुत उसका काम और थोड़ा बहुत उसका उपयोग, हम ये बातें कर सकते हैं। तो अभी आप जब एक्टिविटी करवाते हैं तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे बच्चों से बोलिए कि आप आज सब्जी कौन सी लाए हैं, टिफिन लेके आते हैं, या आपकी पसंद की सब्जी कौन सी, आपके पसंद का फल कौन सा है। सब्जियां इसलिए क्योंकि किसी में हम किसी के पत्ते खाते हैं, किसी का हम फल खाते हैं, किसी के बीज खाते हैं, किसी के जड़ मूल खाते हैं। तो हम यहाँ बच्चों को बता सकते हैं कि ये चीज है, वो पेड़ का कौन सा हिस्सा है, ये सब्जी जो है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हम बच्चों को क्लियर कर पाएंगे उनके रेगुलर एग्जाम्पल से। वो रोज ये चीजें करते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया, तो हमको बता सकते हैं ये पत्तियां हैं, हम पत्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी यदि बैंगन है या मिर्ची है या टमाटर है तो ये उस
पेड़ का फल है, हम उसको सब्जी बोलते हैं, लेकिन पेड़ का हिस्सा यदि हम उसको गिने तो वो फल है। तो इस तरह से आप बच्चों को थर्ड लेवल के हिसाब से बता रहे हो। तो ये इस तरह की एक्टिविटी करके आप क्लास के अंदर बच्चों से जवाब लेके, और वो नाम बच्चे बताएंगे कि ये पेड़ का कौन सा हिस्सा है। आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना, उसके बाद क्वेश्चंस पूछने और बच्चों से आंसर लेने हैं। जी और यदि यही आप 6-7 के लेवल पे कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टार्च स्टोरेज कौन करता है। ठीक है, अभी जो हम पानी तो जड़ों को देते हैं, लेकिन वो पूरे पेड़ में कैसे मिलता है? नारियल के अंदर पानी आता है, पानी इतनी ऊपर तो पहुंचता नहीं है, होता जड़ों में है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? 6-7 के बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि इसमें तना क्या काम करता है, पत्तियां क्या काम करती है, फल क्या काम करते हैं। तो लेवल के हिसाब से आप उनकी एक्टिविटीज और आपके क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा रहा आपका लेसन, काफी सारा डिस्कस करने को मिला मुझे। थैंक यू मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अनुराधा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ परिचय का कोई नया तरीका बताएं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका कोई एक टॉपिक लेके कोई एक नया तरीका, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी डेयरी उद्योग से रिलेटेड, और फिर मैंने बताया था कि मैं एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन के बारे में सिखाने वाली हूँ। तो आप अपने विषय के हिसाब से कोई नया तरीका बताएंगे? मैम मैंने पिछली वाली क्लास ली नहीं थी, मैं लास्ट में ज्वाइन हुई थी। आपने लास्ट में जो समझाया था वही बस मैंने सुना था, बीच में जो आपने समझाया था वो नहीं मैंने सुना था। अनुराधा जी, एक बहुत अच्छा हमारे पास उपाय ये होता है कि इसका वीडियो अवेलेबल होता है, यदि आपके पास हाँ। टाइम हो तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। फिर भी आप क्या कोशिश कर सकते हैं, जैसे हाँ। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। हाँ। लास्ट टाइम मैंने जैसे अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट के मैंने बॉक्सेस लिए थे, लाइक उसकी चॉकलेट है, चीज का डब्बा है, अमूल मिल्क पाउडर का डब्बा लिया था, श्रीखंड का डब्बा लिया था, मैंने बहुत सारे घी, बहुत सारी चीजें थी, और सबको सिर्फ मैंने वो दिखाए थे, मैंने कुछ बोला नहीं था। फिर मैंने पूछा था कि इन सब में कॉमन क्या है। कॉमन दो चीजें निकल कर, एक कंपनी का है कुछ और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मैं जब मतलब यदि बच्चों को बता रही हूँ ये सारी चीजें बता के, तो मैं अपने लेसन का इंट्रोडक्शन इस तरह से दूंगी कि ये डेयरी प्रोडक्ट है, तो मैं आज आपको डेयरी के बारे में, मतलब डेयरी किससे रिलेटेड, पशुपालन, दूध से बनता है सब कुछ, तो पशुपालन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, यस मैम। अभी ऐसे आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं? अभी तो मैं पहले साइंस पढ़ाती थी, अभी फिलहाल में हम लोग मुझे ना इंग्लिश सब्जेक्ट मिला है। जैसे पहले फर्स्ट क्लास कोई में बात जो नहीं, है। आपको साइंस का अनुभव है, आपने पढ़ाया हुआ है, तो कोई हाँ, भी ऐसा। तो इसके लिए हम ऐसा कर जी, सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में साइंस में जो एनिमल्स का चैप्टर है, वाइल्ड एनिमल्स हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो उनके हम पिक्चर्स बच्चों को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले उनसे ये पूछेंगे ये कौन सा एनिमल है, ये कहाँ रहता है, तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि कहाँ पे रहते हैं। तो उस हिसाब से हम उनको ये बता सकते हैं कि अगर ये जंगल में रहता है तो ये हमारा वाइल्ड एनिमल हो गया, और हम जो जिन एनिमल्स को पालते हैं वो हमारा डोमेस्टिक एनिमल हो गया। इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं, मतलब बच्चे उसको पूछेंगे, वो जैसे बताएंगे फिर उसके बाद हम आंसर देंगे। जी सही है, ये आप चित्र बता के कर रहे हैं। कोई और तरीका, कोई और इंट्रोडक्शन का नया तरीका कोई दिमाग में आता है? या फिर ये बच्चों से पहले बच्चों को मतलब बिना पिक्चर दिखाए भी उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितने एनिमल्स आपने देखे हैं, कौन कौन से एनिमल्स को आप जानते हैं, या आसपास आपने कौन से एनिमल्स देखे हैं। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत यस। बढ़िया। उन्होंने कितने देखे हैं सामने, वो बच्चे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उनको पता है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी, अभी मेरे टीचर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैंने यस। गुजराती के लिए एक इंटरव्यू लिया, तो एक टीचर आए थे, मैंने उनसे फोन पे बताया था कि मैं आपका क्लास में डेमो जरूर लूंगी, तो आप तैयारी से आना।
तो अभी वो ज्यादा कुछ बड़ा टीएलएम तो नहीं लेके आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी पॉलीथीन के अंदर गुलाल डालकर लेकर आई, और क्लास में आके उन्होंने इंट्रोडक्शन ऐसे किया, गुलाल सबको दिखा और बच्चों से पूछा कि आपको पता है ये चीज क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग उपयोग बताए कि हम रंगोली में करते हैं, हम पूजा में करते हैं, गणपति उत्सव में इसको उड़ाया जाता है, और दिवाली पर यूज होता है, होली पर रंग की तरह भी यूज होता है, बहुत सारे उपयोग बताए। फिर बताया उन्होंने कि ठीक है, मैं आज आपको इस गुलाल पे से कविता पढ़ाने वाली हूँ, और उन्होंने एक गुजराती कविता है उड़े रे गुलाल, तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया। मतलब जब भी आप कोई बड़ी चीज नहीं लेनी होती, आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता है, छोटी सी चीज जिसको बच्चे जानते हैं समझते हैं, उससे यदि आप शुरू करते हैं तो बच्चे आसानी से अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेंगे। वेरी गुड अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम। नेक्स्ट है पाठ परिचय का कोई ऐसा तरीका बताए जिससे बच्चे स्वयं बता सके कि वो क्या सीखने वाले हैं। शैली जी। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैम इसके लिए जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ अभी, तो उसके लिए 7th क्लास की जो जियोग्राफी है उसके चैप्टर 1 का नाम है एनवायरनमेंट। तो अभी कुछ न्यू स्टार्ट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने आज क्या किया कि बच्चों से सिर्फ नॉर्मली उनसे ऐसे ही पूछा एनवायरनमेंट क्या है। तो वो कुछ बच्चे तो अच्छे से समझ पा रहे थे, तो कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनसे मैंने कहा अब ये सोच लो आप जहाँ बैठे हो उसके आसपास जो भी है वो सब एनवायरनमेंट है। तो फिर बच्चे बोल रहे स्कूल का या घर का, तो उनको सारी डिटेल से बताया कि घर या स्कूल जहाँ पे आप हैं आपके आसपास का क्षेत्र। तो फिर उसके बाद और डिटेल में गए तो उनको बताया कि इसके टाइप्स ऑफ क्या होते हैं। इससे पहले मैंने उनसे बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल पे जाके या किसी से भी घर पे ये पूछना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। इसके बाद आप जो भी लेके आओगे उस किट पे हम बात करेंगे, अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि बच्चे ऐसे कुछ लेके आएंगे, तो इससे हम एक अच्छा आइडिया ये ले सकते हैं कि कोई भी चीज पढ़ाने से पहले हम बच्चों से ही उसके बारे में सर्च करने को बोले, वो जो पॉइंट लेके आए उसके लिए हम थोड़ा समझाएं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम ऐसा मटेरियल लेके जाएं जो उनको कनेक्टेड हो। इससे ये भी हमें नॉलेज हो जाएगी कि बच्चे के अंदर क्या पहले से है और उसी के अनुसार हम काम कर सकते हैं। और इसके कुछ मैंने रियल एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि रूम में उनको बताया कि इसका जैसे ये वाटर है तो ये जो आसपास का क्षेत्र है वो हाइड्रोस्फीयर होगा। एटमॉस्फेयर जो यहाँ ऑलमोस्ट इस एरिया में उपस्थित है, एयर वो एटमॉस्फेयर होगा। इस टाइप से मैंने एक्सप्लेन भी किया थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया शैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विषय के किसी एक टॉपिक को लेकर शिक्षक और छात्रों की गतिविधि बताएं। शिवानी जी। शिवानी जी, क्या आप सुन सकते हैं हमको? सकते हैं आपको, बिल्कुल। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? आपके विषय, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं पहले ये बताइए। अभी तो फिलहाल मैं नर्सरी एलकेजी में इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ मैं। लास्ट ईयर क्या पढ़ाया था आपने? लास्ट ईयर 5th क्लास में हिंदी थी और 1st क्लास में कर्सिव थी। ओके, तो आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, या आपने यदि कुछ तैयारी की तो आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं और उसको लेके आप बताइए कि शिक्षक की क्या गतिविधि होगी और छात्रों की क्या गतिविधि होगी। आप जैसे कि अनुभव से भी ले सकते हैं, हिंदी से, और जो आगे पढ़ाने वाले की तैयारी है तो वो भी। हाँ, तो जैसे मैंने 5th क्लास में हिंदी पढ़ाई थी तो उसमें एक चैप्टर का नाम था इंद्रधनुष। उसकी गतिविधियां बहुत, उसका चित्र के द्वारा भी उस प्रैक्टिकल करवाया था बच्चों को कि कैसा होता है, उसमें कलर कितने होते हैं। और बच्चों से भी वो गतिविधियां के द्वारा उनसे पूछा कि इंद्रधनुष में कितने रंग थे, कब होता है और कब दिखता है सब लोगों को, इसका कैसे उपयोग किया जाता है। और शिवानी जी,
पहले हाँ। शिक्षक की गतिविधियां कि शिक्षक क्या क्या करेगा इसके लिए, और उसके बाद बच्चे की कि बच्चे कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैम अभी मैं सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ आपकी, इसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है हमें। ठीक है शिवानी जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा टॉपिक लीजिए कि जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा ज्ञान दे सकते हैं और उसके बाद बच्चे उसमें बहुत सारा आपका अनुभव है, तो कभी कोई ऐसा टॉपिक रहा हो कि जिसमें आपने ना सोचा हो और सामने से बच्चों का रिस्पॉन्स रहा हो। नहीं मैम, नहीं पता। मैं अपना आज का एक अनुभव शेयर करती हूँ। मैं ओके। 7th क्लास में एसएस पढ़ा रही थी। हाँ। एसएस के अंदर मतलब वो राजपूत एज के बारे में बच्चों को समझा रही थी, तो बहुत सारे राजाओं के नाम, बहुत सारे शहरों के नाम जो उन्होंने बताए वो आए। तो उस वक्त अजमेर का नाम आया। मैंने बच्चों से पूछा कि अजमेर के बारे में आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं। तो मैंने कोई ऐसी जगह अजमेर की जो बहुत फेमस है वो बताइए। मेरे 2 एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ और बोलता 2.5 दिन का झोपड़ा। मुझे ये ध्यान था कि 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में है, या मुझे मेरे दिमाग में मतलब ये कंसेप्ट में था, मुझे कहीं कुछ वो बच्चा बोलता है कि नहीं मैम 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। मैंने उससे पूछा आप कैसे बोल सकते हैं, बोले मैम मैं गया हूँ, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 दिन का झोपड़ा। बाकी पूरी क्लास सुन, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। फिर मैंने क्लास को समझाया, मतलब मेरा जो एक था उससे अलावा मुझे ये मौका मिला है क्योंकि वो बच्चे ने देखा है, उसको पता है। मैंने उस बच्चे से कहा ठीक है मैं एक बार फिर मोबाइल में कंफर्म करके देखूंगी हकीकत में कहाँ है। आप बोलते हो आपने देखा है तो मैं आपकी बात मानती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो एक मंदिर को तोड़कर मोहम्मद घोरी ने बनवाई थी। तो फिर बच्चों को उसके बारे में डिटेल बताया। तो मतलब हम कभी कभी बच्चों का रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारे लिए भी आई ओपनिंग होता है। कहीं कभी हमारी कहीं कंसेप्ट में कुछ गलती है तो बच्चे उसको सुधार सकते हैं और पूरी क्लास को उसके लिए कुछ जानकारी मिल सकती है। हमने नहीं सोचा, ऐसी चीजें बच्चों की एक्टिविटी से निकल के आती है। ओके। ठीक है शिवानी जी, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैली जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम जैसे आपने एग्जांपल दिया वैसे ही आज मैं फर्स्ट टाइम जैसे जो 6 के बच्चे हैं उनके लिए अभी एसएसटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उनसे बेसिक जो साइंस और सोशल साइंस में मिक्स होता है उन टॉपिक पे डिस्कस कर रही थी। तो मैंने ऐसे ही जनरली उनसे पूछा कि जो डे नाइट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मतलब बच्चे बताने भी लगे कि मतलब सूर्य के कारण होते हैं, वो चक्कर लगाता है। लेकिन जब मैंने उनके और से सुना तो मुझे लगा कि बच्चों के पास पहले से नॉलेज है। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च से उनको एक एग्जांपल भी दे के समझाया। साथ में ऐसे डिस्कस करते हुए मैंने बच्चों से पूछा कि जब भी हम लोग पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर वाली प्लेट में पानी कहाँ से आ जाता है। तो मैं सोच रही थी बच्चे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चों ने बताया कि वो भाप बन के आ जाता है, और ऐसे ही जब बारिश होती है तो वो पानी भी ऐसा हो जाता है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, हम लोग सुनते हैं पेड़ पौधे लगाओ बारिश होगी, तो ऐसा क्या सिस्टम है। तो बच्चों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक टॉपिक को। तो इससे मुझे लगा कि बच्चों के पास नॉलेज तो है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं रहता कि हम इस चीज का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। सेम थिंग 6 स्टैंडर्ड में मैं पिछले 2 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि 6 में एसएस नया सब्जेक्ट होता है। इसके पहले उन्होंने ईएनवी पढ़ा होता है, साइंस एसएस अभी पढ़ना। तो एसएस के लिए मुझे 2 पीरियड लगे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट देने के लिए कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना है, सिविक्स हमें क्यों पढ़ना है और जियोग्राफी हमें क्यों पढ़ना है। मैंने उनको समझाया आप कोई भी आगे स्ट्रीम में जाइए, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप बिजनेसमैन बनते हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आप ना अभी जो पूरी दुनिया है वो ग्लोबल विलेज है, सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो आप अपनी सिर्फ शहर या अपने राज्य तक सीमित नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से जुड़ना होगा, कहीं ना कहीं हम जुड़ते हैं। मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया
कि यदि अमेरिका में आईफोन का नया वर्जन आता है तो उससे इंडिया का मार्केट भी अफेक्ट होता है, और यदि इंडिया के लोग आईफोन खरीदते हैं तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। तो किस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट है और हमको क्यों ये सब पढ़ना है, यदि हमको उसके बारे में जानना है तो हमको जियोग्राफी और हिस्ट्री और सिविक्स पता होना चाहिए। कौन से देश में कौन से लॉ है, यदि आप विदेश जा रहे हैं तो आपको वहां कौन से रूल होंगे, आपको कौन से कपड़े ले जाने, वहां टेम्परेचर कैसा होगा, वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं कैसे। तो दिस ऑल्सो मतलब बहुत सारी चीजें होती है बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा शैली जी, थैंक यू। नीरज जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लाइब्रेरी का उपयोग आपके विषय के लिए आप किस प्रकार कर सकते हैं, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी टीचर से चाहूंगी, क्योंकि सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और लाइब्रेरी ऐसी जगह है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। अनुराधा जी, आपसे शुरू करें। लाइब्रेरी में बुक अलग अलग प्रकार की होती है, कोई सीख देने वाली होती है। अनुराधा जी, आवाज थोड़ी कम है। यस मैम, अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ, अब लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग प्रकार की होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और बच्चों को सीख देने वाली भी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए जैसे स्टोरी है तो उसको अलग अलग प्रकार की स्टोरी सुनाते हैं जिससे बच्चों को सीख मिलती है, जो उनके सिलेबस में भी काम आती है। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? अभी तो मुझे इंग्लिश पढ़ाना है। तो आप लाइब्रेरी को कैसे उपयोग में लाएंगे? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, मैं जो करती हूँ, मैं 5th स्टैंडर्ड को इंग्लिश क्लास मैंने लिया था। मैं उनको क्या करती थी, मुझे पता है कि मेरे लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, उसमें से कोई एक किताब की कोई एक कहानी शुरू करके आधी छोड़ देती थी। जहां इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया वहां बच्चों को लाके छोड़ दिया, और उसको बोल, उसके बाद उनसे कहिए कि अब ये कहानी यदि आपको पूरी जानना है तो आपको लाइब्रेरी जाके किताब पढ़ना है। डेफिनेटली, क्योंकि वो आधी कहानी दिमाग में अटकी होगी तो सारे बच्चे लाइब्रेरी जाके उस किताब को जरूर पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा तरीका हुआ एज इंग्लिश टीचर। यस मैम। रूपाली जी। मैं मैथ पढ़ती हूँ, तो जैसे यदि छोटी क्लास की मैथ होती है तो यदि के बच्चे होते हैं तो उस पे ना बुक के प्रत्येक पेज पर नंबर लिखे हुए होते हैं, काउंटिंग लिखी हुई होती है, तो वो बच्चों के लिए वो क्या कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। एक छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और वैसे मैम जो लाइब्रेरी की बुक होती है वो अभी जो मैंने देखी है वो लगभग इंग्लिश और हिंदी में ही देखी है, तो हम का मैथ यूज कैसे करें? रूपाली जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ पाई। अभी तक जो मैंने रूपाली, अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखें, कोई आवाज आ रही है। रूपाली, थोड़ा माइक को ठीक करें, आपके आसपास एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, उसको ठीक करें। हेलो हेलो। मैम शायद रूपाली जी क्या नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है शायद। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी। हाँ,
हाँ बताइए। रूपाली जी, आप ऐसा तो वीडियो बंद कर दीजिए तो शायद आवाज क्लियर हो जाए। अभी अरुण सर कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाई हूँ। आप लाइब्रेरी के बारे में कुछ बता रहे थे, हम लोग क्लियर नहीं समझ पाए। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने लाइब्रेरी की जो बुक्स ली थी, ठीक है रूपाली जी, हम आपके पास बाद में आते हैं, आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लीजिए। तब तक हम ज्योति जी से मैं इनका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया, जी बोल सकता हूँ? जी जी। उनका क्वेश्चन ये था कि सामान्य तौर पे लाइब्रेरी में हिंदी यूटिलाइज करें, अभी तक उनको ऐसा मौका नहीं मिला और वो उसको उपयोग करना भी नहीं समझ पाए, तो अगर संभव हो तो आप प्लीज जरूर गाइड करें इस बात को लेकर। जी रूपाली जी, आप सुन सकते हैं? खाली मैसेज लिख के बता दीजिए यदि सुन सकते हैं, तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। यस मैम मैं सुन सकती हूँ, आप बोलिए। ओके। आप यदि मैथ्स पढ़ाते हैं और आपको लाइब्रेरी की बुक्स का यूज करना है, तो आप बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड। यदि नंबर बुक्स वगैरह होती है, पिक्चर्स बुक होती है इस तरह से नंबर वाली, उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चों को लाइब्रेरी की सैर करवाए, उनको बताइए पर्टिकुलर हिंदी में या इंग्लिश में कुछ उनके सामने एक पाइल ऑफ बुक्स रख दीजिए और उनको बोलिए कि अभी आपको इसमें से अलग करना है कि स्टोरी बुक कितनी है, इसमें से पोएम की बुक कितनी है, या इसमें से हिंदी वाली बुक कितनी है, इंग्लिश वाली, जैसे आपके टॉपिक के बच्चे जिसको समझ सकते हैं उस तरह से उनको अलग करवा सकते हैं। या फिर आप उनको ये टास्क दे सकते हैं कि आपको एक लिस्ट बनाना है कि बुक देखना है, उसमें टोटल कितने पेजेस है। आपने 10 बुक देखी तो 10, एक बुक में 5 पेज थे, एक बुक में 15 पेज थे, एक बुक में 25 पेज है, तो आपको देखना है। तो नंबर्स जैसे आपका जो टारगेट है वो इस तरह से नंबर का टारगेट हो सकता है। और इसमें दूसरी चीज ये होगी कि बच्चा बहुत सारी बुक्स को देखेगा, उसको उलट पलट के देखेगा किसमें कितने लेसन है, या एक ही राइटर ने इसमें कितने लेसन लिखे हैं, इसमें कितनी पोयम लिखी है। तो नंबर बताने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और इस बहाने से बच्चा बहुत सारी किताबों को छुएगा, उसको उलट पलट के देखेगा, पढ़ेगा, तो बहुत सारी चीजें जो होती है उसकी नजर में आती है। जो हम ऐसे उसको बताएंगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। जो बच्चा जब अपने आप किसी एक चीज को ढूंढते हुए दूसरी 4 चीजें देखेगा और 4 चीजें सीखेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनोवेटिव, उनको नंबर सिखाने के लिए भी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अभी शैली जी, आप लाइब्रेरी का यूज कैसे करेंगे? जैसे मैम मुझे एसएसटी में कोई भी टॉपिक जैसे राजा महाराजा टाइप से मैं कुछ समझा रही हूँ या फिर कोई क्षेत्र विशेष के बारे में बता रही हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को एक हिंट दे दूं कि इस चैप्टर में जो ये नाम आया है ये बहुत प्रसिद्ध है, तो शायद बच्चे इस बुक को लाइब्रेरी में सर्च करेंगे और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। और यदि मैं पॉलिटिकल का कुछ टॉपिक लेके उनको बताऊं कि इस क्षेत्र के बारे में या कुछ भी, तो उनको ये होगा कि हाँ हमें इसके बारे में जानना है, उत्सुकता बढ़ेगी, तो फिर वो लाइब्रेरी का यूज करना अच्छे से सीखेंगे। और हम उन्हें एक बार हिंट करेंगे कि हाँ इसको आप यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। जब वो एक बार ट्राई करेंगे और उनको प्रॉफिट होगा तो बार बार हर टॉपिक के लिए उसमें ट्राई करेंगे। और यदि लाइब्रेरी वैसे पॉसिबल नहीं हुई कि स्कूल में हर टॉपिक वाइज मिल जाए, तो फिर वो मोबाइल से भी यूज करके कर सकते हैं। आपके में लाइब्रेरी है?
हम एक अलमारी में कुछ किताबों से भी शुरू कर सकते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं जहाँ बहुत सारी किताबें हैं। लाइब्रेरी हम टीचर्स ही उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे स्कूल में होता है कि हर साल पब्लिशर्स जो होते हैं वो आते हैं, बहुत सारी किताबें देकर जाते हैं। हम वो सारी किताबें अपने कोर्स में, सिलेबस में तो नहीं लेते, हम किसी एक पब्लिशर के लेते हैं, लेकिन जो दूसरे पब्लिशर के जो बुक्स होते हैं, सैंपल्स के बुक्स, हम उनको रख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के और ये इस तरह की बुक्स होती है कि उसमें बहुत सारी कहानियां होती है, तो बच्चे चाहे उनके कोर्स की है या नहीं है वो पढ़ सकते हैं। तो हम इस तरह से एक अपनी लाइब्रेरी कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो टीचर्स हैं, हम अपनी जो पढ़ चुके हैं किताबें, हम उसको स्कूल की लाइब्रेरी में रख सकते हैं और हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको ये किताब यहाँ से पढ़ना है। जैसे मैं अपने पास किताब है तो मैं अपनी टीचर्स को भी शेयर करती हूँ। मेरे पास जो बुक थी लाइक मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, मैंने एक दो टीचर से डिस्कस किया है कि ये किताब अच्छी है, फिर मैंने खुद वो टीचर को बुक्स देती कि आप ये कर मुझे फिर वापस करिएगा। तो हम इस तरह से बच्चों को भी, बच्चों के पास यदि किसी के पास है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के पास किताबें होती है, तो वो डोनेट करते हैं स्कूल को, तो हम अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं। तो हम अपनी लाइब्रेरी को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने हमारी पिछले स्कूल में एक किया था कि किसी का बर्थडे होता था, तो हम उनको बोलते थे कि बच्चे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते थे कि आप चॉकलेट पे 200-500 रुपया खर्च करने की जगह एक काम करिए, चॉकलेट मत बांटिए, आप उस 200-500 रुपए की कुछ अच्छी सी किताबें, कुछ एनसाइक्लोपीडिया या कुछ कहानी की किताबें, वो आप स्कूल को गिफ्ट करिए, और आपके बच्चे का नाम उस किताब पे लिखा होगा, तो जब तक उस किताब में कोई, उस किताब को स्कूल में रहेगी और कोई भी बच्चा पढ़ेगा, तो आपके बच्चे का नाम उसके साथ में जुड़ा रहेगा। तो ये भी एक तरीका होता है स्कूल की लाइब्रेरी को बढ़ाने का। तो ये कुछ तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइब्रेरी बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो प्लीज आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मतलब मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, ये टीचर्स का काम होता है कि बच्चों को कौन सी बुक चाहिए, कैसी बुक चाहिए। मैं पहले स्कूल में भी, हम लोग हर साल, हमको एक अमाउंट मिलता था और बुक्स खरीदने के लिए टीचर्स को ही जाना होता था, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे कौन सी किताबें पसंद करेंगे। तो ये हम टीचरों की जिम्मेदारी होती है कि हमारी लाइब्रेरी कैसे बढ़िया और अच्छी बनी रहे और उसका उपयोग हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसका उपयोग जरूर करेंगे। ज्योति जी। जी मैम। हाँ जी, आप बताएंगे लाइब्रेरी के उपयोग के बारे में। जैसे मैंने मेरे हिंदी पढ़ाती थी पहले, लेकिन अब नर्सरी और एलकेजी में अब इंग्लिश पढ़ाने लगी हूँ। मतलब अभी स्टार्ट किया है, 2 ही दिन क्लास हुई, लेकिन पहले जो मैंने अनुभव किया है कि जैसे मैं बच्चों को, अगर हिंदी में कोई ऐसा चैप्टर आता है, जैसे एल्बम बनाना है, टिकट एल्बम था एक चैप्टर का नाम, तो उसमें मैंने जैसे बच्चों को बताया कि कार्टून का एल्बम बनाना, या जैसे शादी का फोटो एल्बम बनता है, तो उस टाइप से आपको एल्बम बनाना है और आपको फोटो सर्च करना है। तो वो लाइब्रेरी में जाके बच्चे कई तरह की पिक्चर बुक को देखते हैं या उसको कलेक्ट करते हैं, उसके माध्यम से एल्बम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार हम लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में कई तरह की बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री की भी होती है, साइंस की भी होती है, मैथ की भी होती है, संस्कृत भी, हिंदी भी होती है। तो कई तरह की बुक से वो पिक्चर को निकाल के और कलेक्ट करके एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हम लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी में भी मतलब अच्छे से इसका उपयोग, जैसे कई तरह मैंने किया था, हम लोगों की लाइब्रेरी गीता जयंती जब थी, गीता जयंती के वक्त लाइब्रेरियन से मैंने जाके कहा था कि जितनी भी लाइब्रेरी में गीता की किताबें हैं, उन बड़ी छोटी जो भी है वो सारी निकाल के बाहर टेबल पर रख दे और बच्चे विजिट करेंगे। और सभी बच्चों को ये टारगेट दिया था कि आपको खोल के कोई भी एक श्लोक आपको जो अच्छा लगता है वो आपको लर्न करना है और क्लास में आके सुनाना है। तो ये संस्कृत के टीचर ने किया था उन लोगों को, जिसको जो श्लोक अच्छा लगता है गीता की खोलिए, जो श्लोक आपको लगता है उसके नीचे बहुत सारी गीता, उसमें नीचे अर्थ लिख करके आप उसका अर्थ पढ़िए, समझ में आता है, फिर वो श्लोक पढ़िए और उसको क्लास में आके बोलना है। टीचर ने जब ये क्लास में कर लिया, उसके बाद टीचर को जो लगा कि इसमें से जो बहुत अच्छे बच्चे बोल पाए या चैंट कर पाए,
तो उनको फिर नेक्स्ट डे जब हमारी असेंबली होती है तब उनको माइक पे बुलवाए गए। तो लाइब्रेरी का उपयोग मतलब हर सब्जेक्ट, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी मैम। जी आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन का आंसर सबने दिया। आकृति जी, आप देना चाहेंगी? मैम सभी ने दे दिया है, वही मेरा होगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हिंदी। हिंदी, ओके, हिंदी के लिए हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पाठ को अधिक प्रभावी बनाने और बच्चों को के कौशल को बढ़ाने के लिए आप कैसा प्रोजेक्ट देंगे? इसका जवाब मुझे कौन देगा? जी शैली जी। मैम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को प्रैक्टिकल, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसका प्रेजेंटेशन के द्वारा भी समझा दिया, लेकिन बच्चों को सबसे अच्छे से जब आएगा जब उनको प्रोजेक्ट देंगे। तो जैसे मैं उनको सोलर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, और इसमें मुझे प्लांट्स के बारे में मैं उनको पहले बता चुकी हूँ। सन कितना होता है, मरकरी, वीनस, सब कितने साइज के होते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से मैं ये उनसे मालूम भी कर सकती हूँ कि उनको कितना आ रहा है। मैं उनको एक बार इंस्ट्रक्शन दे दूं कि जो जितनी साइज का होता है, जिस कलर का होता है, या फिर उसका कैसा वेट होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो वो उसका रियल मॉडल बना के ला सकते हैं कि अगर मरकरी एक की साइज इतनी है तो उनको इतना ही बनाना है। यदि वो गोल्डन कलर का है तो उनको गोल्डन कलर ही रखना है। तो इस प्रकार से हम उनको कर सकते हैं। इससे उनको करने में इंटरेस्ट भी आएगा कि मैम ने बोला था कि मुझे इक्वल वैसे ही चाहिए जैसा रियल होता है। वो जब बनाएंगे तो उनको जस्ट ऐसा इमेजिन होगा कि वो रियल में सोलर सिस्टम को सामने देख रहे हैं। बहुत बढ़िया शैली जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। क्वेश्चन है, आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को बच्चों ने कितना समझा, ये जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? मुझे कौन देगा ये जवाब? जी अरुण जी। आज मुझे लगा आज कि बहुत मुझे देर से बारी आई अरुण जी। मैं शांत होकर सुन रहा था कि सबको बोलने का मौका मिले। मेरी आवाज शायद सभी तक पहुंच रहेगी, ऐसा उम्मीद मैं करता हूं। नॉर्मली हम पाठ को जब पढ़ाते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग हम ब्रेन स्टॉर्मिंग जो एक एक्टिविटी है उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्टेज फंक्शनिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेज पे बच्चे को देना। इसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं उनके बीच में। वाद विवाद, जो भाषण प्रतियोगिता जैसा वाद विवाद सिस्टम होता है क्लास के अकॉर्डिंग, वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉमन जो रूटीन ट्रेडिशनल वे है वो क्वेश्चनिंग करना, फिर बेसिक तौर पे टेस्ट लेना, ऐसे राइटिंग, और फिर उसके बाद फॉलो अप डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड। जैसे कि हमने कहा कि इस पार्ट को आपको क्या समझ में आया, कोई इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। आपको क्या समझ में आया, आप मार्केट में जाके वाली एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए। आप कितना नॉलेज रखते हैं, इसको आप उस व्यक्ति पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई कीजिए और उससे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग तैयार कीजिए। क्वेश्चनायर तैयार करने के बाद फिर आप उसके साथ पूरा कंप्लीट मॉडल डिजाइन करके उसको परफॉर्म कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम बच्चों का फॉलोअप ले सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया। बट डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, डिपेंड करेगा कि बच्चों का लेवल क्या है। हम जो मैथडोलॉजी प्री प्राइमरी के लिए यूटिलाइज करेंगे वो हम प्राइमरी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, और जो प्राइमरी के लिए यूटिलाइज करेंगे वो जरूरी नहीं कि मिडिल के लिए ही एप्लीकेबल हो। तो हर एक क्लास के लिए हमें अलग मैथडोलॉजी, हर सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग मैथडोलॉजी
और फर्स्ट अगर रिस्पॉन्स जो क्लास के बच्चे करते हैं उसके बिहाफ पे अगर हमें समझ में आता है कि अभी बच्चों का लेवल वहां तक नहीं पहुंचा जितना हम चाहते हैं, तो हमें अपनी तुरंत मैथडोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। उनके लिए फिर अलग तरीके से हमें उनके लिए फॉलो अप की प्लान करना पड़ेगा। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है कि हमने बच्चों का कोई वर्क दे दिया तो लिखवा लिया, क्वेश्चनिंग करके दे दिया, टेस्ट ले लिया या ओरल वे में पूछ लिया, पुछाई करने के बाद पीट भी लिया या कोई भी पनिश भी कर दिया, तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। बट हमें इससे हटके सोचना पड़ेगा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें किस तरीके से उसको लेके जाना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ हर टीचर को अपने लेसन के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से डिसीजन और बच्चों के लेवल के हिसाब से डिसीजन लेना रहेगा कि वो उसको कैसा प्रोजेक्ट देंगे और किस तरह से काम करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पाठ योजना में रही कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका आंसर भी मैं हर टीचर से चाहूंगी। आपने एक लेसन प्लानिंग किया है और लेसन क्लास में कर लिया, और उसके बाद आपको क्या कमियां, कहाँ लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कोई कमी, तो उसको आप नेक्स्ट टाइम कैसे सुधारेंगे? मुझे कौन देगा पहले आंसर? देना सबको है। ज्योति जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पाठ योजना में कमियों को कैसे सुधार? जब हम किसी पाठ योजना के मतलब जिस पाठ योजना के माध्यम से हम पढ़ा चुके हों बच्चों को, और हमें लगता है कि इसमें ये कमी है, तो नेक्स्ट जो हम प्लान बनाएंगे उसमें इसको सुधारा जा सकता है। जैसे कोई एक्टिविटी है तो हमें लगता है कि इसमें और अच्छी एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लेसन प्लान को सुधार सकते हैं। और जैसे हमें लगे कि ये चीज हम 2 दिन कम समय लग रहा है तो हम इसके 4 दिन के हिसाब से आएंगे। और जैसे लगे कि बच्चे में अगर सुधार हम 2 दिन में नहीं कर सकते हैं तो इसका टाइम हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, शैली जी। जैसे कि कोई भी टॉपिक का हमने लेसन प्लान बना के उसको प्रस्तुत किया, क्लास में पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले तो हम ये जान पाएंगे कि यदि हमने इसको एक दिन में 40 मिनट के हिसाब से डिजाइन किया था कि तो हम टोटल 3 से 4 दिन में फिनिश कर पाते। जब हम उसको करते हैं तो ये निकल के आता है कि हमने जो समय लिया था वो पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम ये कर सकते हैं कि हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले, कि इसको हम ऐसा लेके चलते हैं कि यदि सिलेबस हो आराम से तो ठीक है, वरना साथ में हम एक एक्टिविटी साइड में रख सकते हैं कि अगर बच्चों को नहीं आया समझ तो एक्टिविटी के रूप में भी कर सकते हैं। साथ में जब हम किसी भी टॉपिक को पहले से उसका प्लान बनाते हैं तो हम कुछ ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हैं कि क्लास में क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक दिन कम या ज्यादा लग जाए, या फिर जब हम टॉपिक समझा रहे हैं तो बच्चे कम आए या ज्यादा आए। ऐसी सिचुएशन में जब हमारा जो रिजल्ट निकलेगा इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके सब चल सकते हैं कि यदि हमने 4 दिन का प्लान बनाया था और 4 दिन में हमने समझा भी दिया, लेकिन जो बच्चे हमेशा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं या फिर कुछ वीक बच्चे, दोनों का मिक्सअप जो ग्रुप है वो जैसे 25 जिनमें से 10 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं लेकिन लास्ट वो आ गए हैं, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके ऐसे चल सकते हैं उसकी कोई पीपीटी के रूप से या वीडियो के रूप से उसकी समरी उनको समराइज कर सकें। बहुत अच्छा शैली जी, वेरी नाइस। रूपाली जी एंड आकृति जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ,
पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि समस्या कहाँ पर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी रह गई है। उस कमी के बारे में जानेंगे, उसको एक बार अच्छे से समझेंगे, उस पर विचार करेंगे, फिर से थोड़ा सा जो प्लान है उसमें चेंज करेंगे। उसके लिए अलग से डेट डिसाइड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम फिर से उस चैप्टर को पूरा फुल तो कर नहीं सकते हैं, तो 1-2 दिन उसके लिए अलग से डिसाइड करेंगे और उस दिन में हम मतलब ऐसा वर्क करवाएंगे जैसे कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है या फिर टेस्ट होते हैं। इस तरीके से हम इन सबको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि अभी कितना सुधार आया है। उसको बार बार रिवीजन करवाएंगे, ग्रुप भी बनवा सकते हैं, ऐसे बच्चों के ग्रुप में बिठा दें और गेम वगैरह मतलब इस तरीके से हम खिलवा कर ये कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 लोग हैं, एक का जवाब मिला मुझे। मैम जैसे रूपाली ने बताया है उसी तरीके से कोई भी ग्रुप में टेस्ट लेके एक्टिविटी के द्वारा। आकृति जी, आपने पढ़ाया होगा पिछले साल, तो कहीं कहीं ऐसा हुआ कि आपने कोई एक तरीके से पढ़ाया और आपको पढ़ाने के बाद लगा कि इतना करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आता है? जैसे कोई भी एक्टिविटी के द्वारा उसे समझा या एक दूसरे बच्चों का कम्युनिकेशन का मतलब कि जिसको समझ में आ गया है उस बच्चे से दूसरे बच्चे को समझाया कि आप बताओ कि आपको कैसे समझ में आया है। अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका कोई अनुभव ऐसा है कि कभी आपने कोई लेसन पढ़ाया और आपको पढ़ाने के बाद लगा कि क्लास में हार्डली यदि 30 बच्चे थे उसमें से 5 या 7 बच्चे जो उसको उस लेवल तक समझ पाए जो आप चाहते थे, और बाकी यदि क्लास नहीं कर पाई, तो आपने कोई नया तरीका अपनाया हो, ऐसा कुछ? रोल प्ले करवा के। कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे अभी मैंने बताया था पेड़ का उदाहरण कि कुछ बच्चों को पेड़ का बना दिया, मतलब कि तना बना दिया, किसी को पत्ती बना दिए, तो मतलब इस तरीके से रोल प्ले करवा के। ठीक है आकृति जी, चलिए। अनुराधा जी। यस मैम। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर कि यदि आपने मतलब कुछ किया है, कोई कमी रह गई पाठ में आपके, तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं? कोई अलग तरीका हमने जो डिस्कस किया उसके अलावा कोई आपको बात याद आती हो, आपका कोई अनुभव हो? जैसे कोई पाठ पढ़ाते हैं तो रिवीजन के दौरान हम बता सकते हैं कुछ कोई चीज अगर हमारी छूट गई है तो। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे? कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा अनुराधा जी? नहीं मैम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ और मेरे पास कुछ है एग्जांपल्स, कुछ चीजें। जी अरुण जी। चूंकि मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे में भी अगर कुछ कमी होगी तो आपके बताने से उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। मैं अपने सहयोगी शिक्षकों को बताना चाहूंगा, इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इसका उत्तर यहाँ पे छुपा हुआ है। आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को बच्चों ने कितना समझा, ये जानने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप अपनी मैथडोलॉजी में इस बात को समाहित करेंगे कि बच्चों ने कितना जाना, और उससे आप निकाल के लेके आएंगे कि बच्चों ने जितना अधिक समझा, मतलब आपकी पाठ योजना उतनी साकार रही, उतना आप टारगेट के नजदीक पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है क्लास का,
कहीं ना कहीं आपकी मैथडोलॉजी ऐसी रही जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, तब हमें अपनी पाठ्य योजना में कमियों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब हम कमियों को निकालेंगे, मान लीजिए एक क्लास में स्टैंडर्ड 30 बच्चे रहते हैं, 30 बच्चों में से 10 बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अप्रिशिएटिव है, 80% प्लस है। 60% टू 80% के बीच में हमारे 10 बच्चे और हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो 60% को नीचे जाते हैं। तो सबसे कठिन जो बात आती है उन बच्चों के लिए आती है जो बहुत नीचे जा रहे हैं, 60% से भी नीचे जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए हमें अपनी लेसन प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम केवल क्लास में जाके पढ़ा रहे हों और एक्टिविटी ऐसी करा रहे हो जो हमारे दिमाग में हो कि बच्चों को इस माध्यम से समझ में आ जाता है। तब हमें उन बच्चों के लेवल तक ना ही हम रोल प्ले को पूरी क्लास पे अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी पूरा अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम सिंपल ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू, पहले हम जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं तो सभी चीजों को इनपुट तो करना ही है, साथ ही साथ जब हमारा पार्ट कंप्लीट होता है और बच्चे को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ तक अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे, अर्थात बच्चों को हमने जाना कि उनको कितना समझ में आया और उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हमारी कौन सी मैथडोलॉजी बहुत कारगर हुई। और जब हमें मालूम चलता है कि ये वाली हमारी जो मैथडोलॉजी थी, ये एक्टिविटी जो थी या ये क्रियाकलाप था जो सही नहीं बैठा, उसको हमें अगले लेसन प्लान में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले अगर हम क्लास में पढ़ाने के दौरान पहले चैप्टर को ही ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे कहाँ तक पहुंचे, तो उस पार्ट, उस सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर सेशन के दौरान हम उस पूरी कक्षा का अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्लास के बच्चों की क्या आवश्यकता है, हमें किस प्रकार की मैथडोलॉजी को लेके चलना है और किन किन एक्टिविटी को अपने लेसन प्लान में समाहित करना है, और क्या क्या ऐसे तरीके होंगे जो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशल कारगर होंगे जो नीचे से अपना नंबर स्टार्ट करते हैं, ना कि टॉप बच्चे। अगर हम इन बातों को अपनी कमियों के रूप में जानेंगे, अपनी पाठ्य योजना में इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो निश्चित ही है कि हमारा ऐसा परिणाम आएगा कि पीछे से आने वाला बच्चा भी आराम से 70% प्लस की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं नंबर से तौलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक बच्चों को कैटेगराइज जब करना होता है तब आवश्यक होता है कि उनका ये अनुमान लगाना कि बच्चा किस जगह पे खड़ा है, तब हम उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना बस इतना ही था, बाकी आप गाइड करें मैम क्या इसमें हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी अरुण जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी टीचर का जो मतलब ये होता है क्राइटेरिया कि वो कितनी अच्छी टीचर है, वो तब पता चलता है जब वो क्लास के कमजोर बच्चे जो है, यदि वो बच्चा 1 मार्क से 4 मार्क पे भी आ गया तो वो टीचर की सफलता है। जो बच्चा 95 ला रहा है वो 97 पहुंच जाएगा, 98 पहुंचेगा, तो वो उसको सफलता नहीं कहेंगे। जो बच्चा फेल हो रहा है, यदि वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता है, यदि वो कोशिश करने लगता है, वो अपने आप करता है, वो 90% ना भी लाए लेकिन वो एटलीस्ट पास हो सकता है, कोशिश कर सकता है, वो अपना जो भी उसने समझा है उसको यदि वो वापस रिट्राइव कर सकता है, तो ये टीचर की जीत है, ये टीचर का पढ़ाना मतलब सफल हुआ कह सकते हैं हम। तो टीचर को काम कहाँ करना है, जो बच्चे कमजोर है, जिनको जरूरत है। जो बच्चे होशियार है, पढ़ते हैं, वो कैसे भी कर लेंगे, उनके पेरेंट्स भी उनको हेल्प कर रहे होंगे, वो होशियार है, वो ग्रास्पिंग पावर एक बार में सुन के कर लेंगे। लेकिन काम वहां करना है जहां सच में बच्चों को जरूरत है, और वही हमारा सबसे ज्यादा मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम उनको कैसे ऊपर लाएं। मैं क्लास में जाती हूँ रीडिंग करने के लिए, आधी क्लास मैं पूछती हूँ रीडिंग कौन करेगा, पहली बार जाके जब मैं पूछती हूँ, जितने हाथ खड़े होते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि कितने कैपेबल है रीड करने के लिए और कितने नहीं है। उसके बाद मैं उन लोगों से दोबारा नहीं पूछती, उसके बाद मैं उन बच्चों को खड़ा करती हूँ जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है पहले। तो जब वो रीड करते हैं तब हमको पता चलता है। एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था बच्चों के बारे में। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं, तो वो एक वर्ड की जगह दूसरा कुछ वर्ड बोलेंगे। स्ट्रेटेजी होगा तो वो कुछ स्टैंडिंग या कुछ समथिंग एल्स, तो वो उसको हमको वहां पे पता चलता है कि ये बच्चा कहाँ गलती कर रहा है।
हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एफ और टी और बी और डी वाली गलतियां, वो इवन 6 और 7 के बच्चे भी बी और डी वाली गलती जब स्पीड से रीड करते हैं तब वो ये गलतियां करते हैं। तो हमको यदि जानना है कि बच्चों की परेशानियां कहाँ हैं, तो हम इसी तरह से उनको पता लगा सकते हैं, और जब उनकी परेशानी हमको पता चलेगी तो हम उनको हेल्प कर पाएंगे और उससे उनको बाहर ला पाएंगे। तो जो हमारा टारगेट है कि वो जो लोअर बच्चे हैं उनको ऊपर लाना, वो पॉसिबल हो सकता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल, मैंने कुछ चीजें देखी थी। जैसे बच्चों का यदि वर्ड पावर बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। नीरज जी, आप मुझे कोहोस्ट करेंगे, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। डन मैम। हाँ, तब तक मैं दूसरा डिस्कस करती हूँ, लिखने वाला मैं करती हूँ। बना दिए मैम। सपोज एक हम बच्चों को इंग्लिश में एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक सेंटेंस बनाना है तो पार्ट ऑफ स्पीच कि नाउन क्या होता है, क्या होता है, कंजक्शन, मुझे सब है। ठीक है, तो मैं एक छोटे से सेंटेंस से शुरू करूंगी। सपोज मैं सेंटेंस ले रही हूँ, बॉय इज क्राइंग। मैं बच्चों को बता रही हूँ बॉय मतलब लड़का, इज जो है वो हैविंग वर्ब है, और क्राइंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, ओके नीरज जी। तो अभी हम इस सेंटेंस को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप लोग मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। इस सेंटेंस को मुझे यदि बड़ा करना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, कैसे बड़ा बनाऊंगी इस सेंटेंस को। बॉय इज क्राइंग। प्लीज थोड़ी हेल्प करिए मुझे, फिर मैं बताती हूँ इसमें आगे पीछे और मैं क्या जोड़ सकती हूँ इस सेंटेंस को बड़ा करने के लिए। मैम आप क्राइड बोल Boy रही is हैं कि crying. क्राइम बोल रही हैं? क्राइंग। Crying, C-R-Y-I-N-G. Because he is hunger. इस सेंटेंस को बड़ा करना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। ये सेंटेंस इसको बड़ा बनाना है। Boy is crying loudly. Very good. Loudly ऐड किया और ऐड किया, तो है वो आर्टिकल है और लाउडली जो है वो एडवर्ब है। यहाँ हम बच्चों को बता सकते कि कैसे रो रहा है लाउडली, तो हमने वर्ब के साथ कुछ ऐड किया तो एडवर्ब है। वेरी गुड। और इसमें कैसे जोड़ सकते हैं कुछ, इसमें लास्ट में जोड़ सकते इन कंपैरेटिव टू अदर पर्सन, या उसमें बच्चों के नाम ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कंपेयर भी कर सकते हैं कि उसकी तुलना में वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, वी कैन डू दैट। A boy is crying loudly than महेश। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें एक पॉइंट किसी का आगे। हाँ जी। A boy is crying loudly because he don't want to go to school. Very nice प्रगति जी। जी अरुण जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो इतने देर तक के लिए रोता है या रो रहा है, मतलब इतने लंबे टाइम से, सिंस भी जोड़ सकते हैं। टाइम ऐड कर सकते हैं जी, इससे भी लेंथी थोड़ा हो सकता है जी। और बॉय के आगे भी हम कुछ लगा सकते हैं। A little boy is crying loudly then Mahesh for last 1 hour. हम प्लेस भी लगा सकते हैं, नियर बाय मी। कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमने वर्ब के साथ लगाया वो एडवर्ब है, बॉय के आगे लिटिल लगाया वो एडजेक्टिव है।
लगाया वो आर्टिकल है, तो हम एक छोटे से बड़ा किया। आपकी इंग्लिश क्लास में करते। अभी एक और मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा। अभी मुझे बताइए, आप लोग इस वर्ड को आगे कुछ बढ़ा सकते हैं? allow, सॉरी, ALLOW. यस वी डू दिस। एक आ गया हमारे पास ALLOW। इसमें ठीक ING है, भी जुड़ सकता है, ING भी जुड़ सकता है इसमें लास्ट में। जी, और इससे कुछ नए वर्ड बने, ऐसा कुछ? सभी टीचर्स प्लीज बोलिए। एच लगा सकते हैं आगे, हाल बन सकता है। जी हाँ, हॉल बन सकता है। और बॉल बन जाए, बॉल तो नहीं बनेगा ये। हाँ, फेड आउट। नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। स्मॉल और इसके साथ में एक और मॉल। मॉल भी हो सकता है, डॉल भी हो सकता है मैम। स्टॉल भी हो सकता है। और यदि मैं इसके आगे एस लगा दूं तो ये स्टॉल भी हो सकता है। जी मैम। ठीक है, चलिए हम दूसरे एक वर्ड पे चलते हैं। ONE, डॉन, गॉन, वन टाइम। सॉरी, टोन हुआ, बॉन, 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 नॉट LONE, गॉन, गॉन, GONE, गॉन। और हाँ, NONE। नन। अभी यहाँ हम बच्चों को बता सकते हैं, जब ये ONE था तो वन था, STONE गॉन हो गया, GONE गॉन हो गया, और NONE नन हो गया। तो यहाँ पे स्पेलिंग सेम है लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन चेंज होते जाते हैं। तो ये एक कुछ तरीका था ये एक तरीका है बच्चों के वर्ड नॉलेज को बढ़ाने का और थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का। ये मैंने कुछ देखे थे एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ मैंने नए TLM देखे हैं
जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वन सेकेंड। ये एक TLM मैंने देखा है, एक वीडियो के अंदर देखा। मैं नेक्स्ट वीक ऐसा होगा तो ये वीडियो भी शेयर करूंगी। इसमें बच्चों को नंबर सिखाने के लिए काउंटिंग और प्लस नंबर दोनों के लिए एक TLM है। हम इस तरह से नंबर लगा सकते हैं और चूड़ियां ले सकते हैं और एक बड़ा सा डाइस बना सकते हैं। डाइस में जो नंबर आया बच्चे को चूड़ी उठा के उसी नंबर पे रखना है। तो 6 तक नंबर ले सकते हैं और इस तरह से ये ले सकते हैं। ठीक है। देन मेरा पूरा फाइल नहीं शेयर हो रहा है। ये एक सेंटेंसेस के लिए है। हम इस तरह से थ्रेड लगा के उसके अंदर मैच बॉक्स होता है तो वो उसको अटैच कर सकते हैं। और ये जो V और R लिखे हैं वो रिमूवेबल है, वो चार्ट उसको हटा के दूसरे ऐड कर सकते हैं। तो हम V की जगह I, U सब्जेक्ट लगा सकते हैं और is, am, are यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है तीनों को चेंज कर सकते हैं। और डिफरेंट सेंटेंसेस, बहुत सारी वर्ब लिखी है तो इन सब वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है क्लास के अंदर सेंटेंस सिखाने के लिए। एक ये है, आप टेबल्स और क्लॉक दोनों चीजें इससे सिखा सकते हैं। जैसे 5 ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर, ये 12 तक लिखे हुए हैं क्योंकि क्लॉक के उसमें सिखाना है। तो 5 7 से 35, यदि लॉन्ग हैंड 5 पे है तो वो सॉरी 7 पे है और 5 मिनट का डिस्टेंस है तो वो 35 मिनट होगा। 6 पे है तो वो 30 मिनट होगा। तो हम इस तरह से मिनट हैंड जो 5 मिनट्स को कैलकुलेट करता है वो कर सकते हैं। या हम कोई भी टेबल भी इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो उसको देख के लर्न करे। जब एक हाथ से करने वाली चीजें होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगा, तो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद एक ये है बच्चों को नंबर्स, वंस और टेंस, काउंटिंग 0 to 99। ये KG सेक्शन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों साइड से ये जो है राउंड घूम सकता है, हम इसके नंबर चेंज कर सकते हैं। और फिश के अंदर जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बन रहा है। तो बच्चे से हम पूछ सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको काउंटिंग सिखाना है, तो वो वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, देन कंप्लीट नंबर वो बताएंगे कि ये 6 और 7 67 होता है। तो ये एक KG सेक्शन के लिए बहुत अच्छा TLM है। एक ये TLM है, इनको बच्चों को हम ये डेज के लिए है, मंथ के लिए, बिफोर आफ्टर नंबर के लिए बहुत सारे तरीके सिखा सकते हैं। जैसे फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, टुमारो विल बी सैटरडे एंड यस्टरडे वाज थर्सडे। तो ये व्हील जो है वो घूमता रहेगा, तो बच्चा हर एक डे को पहचान सकता है और बता सकता है। इस तरह से हम बिफोर आफ्टर नंबर को भी कर सकते हैं। बीच में मतलब कोई भी रखे, ऊपर जो है वो बिफोर नंबर, नीचे आफ्टर नंबर, और इस सर्कल पे नंबर्स घूमते जाएंगे। सो डिफरेंट थिंग जो कंटिन्यूशन में है, ऐसी चीजें हम बता सकते हैं इसके थ्रू उनको। एक ये है, छोटा सा बनाया हुआ है, बहुत इजीली बनाया हुआ है, मैच बॉक्स के अंदर है। जैसे ऊपर उन्होंने ये प लिखा है और प से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं। ऐसे हम सिनोनियम्स जो होते हैं, वो सारे सिनोनियम्स जिसमें एक से ज्यादा होते हैं, एक ही वर्ड उसके जितने सिनोनियम है वो सारे अंदर, और सिर्फ पेपर को लिखकर फोल्ड किया है। बच्चों को खोल के ओपन करना है, देख के बंद करना है, और फिर आप उनसे पूछिए कि आपने कितने वर्ड देखे, कितने याद रहे। तो हिंदी में यदि बच्चों को हम शब्द सिखा रहे हैं, किसी एक मात्रा के शब्द भी हम ले सकते हैं, छोटी ई के, बड़ी ई के, ऊ के,
हम इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीजें मतलब बहुत छोटी है, बच्चे आराम से हाथ में लेके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बनाने के लिए भी बहुत इजी है। तो ये मेरे कुछ एक आइडिया थे जो आपकी क्लास में बहुत कम चीजों को लेकर बहुत आसानी से बन सकते हैं और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। इवन आप ये बच्चों को प्रोजेक्ट देकर भी बनवा सकते हैं और आप TLM की तरह उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अभी आपका किसी का कोई क्वेश्चन कोई है तो बताइए। मैम एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी प्लीज। आपके हाथ में टीचिंग के साथ साथ मैनेजमेंट पावर भी है आपकी संस्था का, जी। तो आप एक टीचर के साथ साथ स्कूल में मैनेजिंग पावर वाले पर्सन भी हैं जिसके पास मैनेजमेंट का काम भी होता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को कैसे डिजाइन करते हैं, इसको लेके मैं आपसे पर्सनली जो भी आपके सजेशन हो वो एक पर्सनल मैसेज चाहूंगा। जब भी आपके पास समय हो प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी हैं, नंबर ऑफ स्टाफ भी आपके यहाँ काफी होंगे, तो उनके बीच में आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को कैसे डिजाइन करते हैं, उसको लेके आपके पास जो भी सुझाव हो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। काफी नीड पड़ रही है मुझे उसकी। जी जरूर अरुण जी, जरूर। हम आपको आपका फुर्सत का टाइम कब होता है मुझे बताइए, मैं जनरली शाम को फ्री होती हूँ, तो हम बात कर सकते हैं आमने सामने, ज्यादा इजी रहेगा। जब भी आपके पास समय हो आप एक छोटा सा मैसेज मुझे ड्रॉप कर दें कि जी, तो मैं उसके लिए तुरंत 2 से 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा और उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लगभग शाम को 7:30 से लेकर 8:30 के बीच सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त फ्री होती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ओके मैम। जी जी, धन्यवाद। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से नेक्स्ट वीक में जो कार्य दूंगी, हम इसी लेसन प्लान को, आपको ये करना है कि आपको अपना जो टॉपिक है उसको लेके लेसन प्लान बनाने। एक जो मैंने सबसे फर्स्ट डे दिया था कि उद्देश्य, मैंने जब लास्ट वाला जो वेबिनार किया था मैं बताया था उद्देश्य क्या होते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल, 1 या 2 ही सेंटेंस का होगा। हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हमारा टॉपिक है, उससे हम पढ़ाने के बाद बच्चों से क्या चाहते हैं कि बच्चे ये करना सीख जाएंगे, बच्चे ये क्रिएट करेंगे, बता पाएंगे। तो इस तरह के छोटे से उद्देश्य होंगे। यदि आपको मेरा नियत कार्य समझ नहीं आता है तो मुझे एक पर्सनल मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कीजिएगा, बहुत बड़ा काम नहीं होगा। आपके 5-7 मिनट चाहूंगी, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिदम में रहेगा तो मजा आएगा। ठीक है, ओके। नीरज जी। आई थिंक नीरज लैप्ट हो गए हैं। ओके, तो हम लोग ही वंदना कर लें। जी। कौन करेगा? मेरे पास यदि है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। रहने दीजिए मैम, मैं ऐसे ही कर देता हूँ और ओके वाइंड अप कर देता हूँ। जी। जो मोहि माया माने मत सरि मदनि मर्दनि वीरे हैं, जो विपुल बिघिनो बीच में विद्यानि धारणि धीरे हैं, जो तरणी तारणी भव निवारणी भव जलधि के तीरे हैं, बेवंदनीय जिने सती शंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जय।